नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, गुजरात के अहमदाबाद में पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बोइंग 787 जो है वो क्रैश होता है और इस पे सवार 242 यात्री और क्रू मेंबर जो हैं 10 वो और कुछ ग्राउंड पे भी जो लोग थे, जो क्योंकि ये एक हॉस्टल पे, मेडिकल हॉस्टल पे गिरा है ये प्लेन, तो वहाँ वहाँ पर भी 20 एक लोग वो थे। तो ये जितने भी एक जिसे कहते हैं आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ये लोग, इन सब के प्रति हमें खेद है और दुख है और हार्दिक संवेदनाएं भी हैं और इनके परिवार के प्रति भी हम यही भावना रखते हैं कि ईश्वर इन्हें इस कष्ट को, इस दुख को सहने की ताकत दे। दूसरा, हम इस हादसे के बारे में भी समझना चाहेंगे। जब ये हादसा हुआ और उसके बाद टेलीविज़न की ये सुर्खियाँ, टेलीविज़न और समाचार पत्रों की तो ये सुर्खियाँ बन ही गया था। अब हर एक कोई अपनी अपनी जो है कयास, अंदाज़ा जो कुछ भी लगा सकते थे भी कैसे क्या क्या घटित हुआ होगा। ऐसे भी थे, एक पैसेंजर ने अपना एक वीडियो जारी किया कि भाई इसमें ये खामियां थी, उसको कुछ मान रहे थे, कुछ नकार रहे थे, तो ये सब चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं कि जो बोइंग के जो क्वालिटी कंट्रोल, एक नाम था उनका जॉर्ज बर्नेट, उनके ऊपर भी एक जो हमारे एक यूट्यूबर हैं नवीन कुमार जी, उन्होंने एक वो बनाई है, तो वो कोशिश करेंगे हम उनकी भी कोई क्लिप आपको दिखाएं कि वो किस तरह से उन्होंने बोइंग कंपनी के ऊपर कहा कि वो किस तरह से वहाँ लापरवाही होती है। वो एक अलग पक्ष है, क्योंकि जब घटनाती बहुत सारी दुर्घटना कोई भी घटती होती है तो फिर वो पक्ष बट जाते हैं। और इसके अलावा अब जो है राजीव प्रताप रूडी साहब हैं, वो MP हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो पायलट हैं, एविएशन में रहे, उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है, तो वो उन्होंने भी अपनी राय, कोशिश करेंगे हम उनकी भी क्लिप आपको दिखाएं। तो विमान 787 ड्रीम लाइनर है जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। बहुत सारे विचार, बहुत सारी एक ख्यालात जो हैं इस बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो, बर्डेट की भी बात आ रही है, तो सारी बातें हैं, किसी को अभी मालूम नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। हम बात करना चाहेंगे एक जो लिखित है, जो हमारे पास एक दस्तावेज कह लीजिए, एक लेख लिखा है, वो लिखा है जी आपके एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव फॉर्मर वो हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है जितेंद्र भार्गव। ये पूर्व कार्यकारी आप निदेशक कह सकते हैं एयर इंडिया के। तो उन्होंने लिखा है जिसकी हेडिंग है पिकिंग अप द पीसेस। कहने का मतलब है हालात जो है सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर आगे वो लिखते हैं एक जो इसकी सब हेडिंग है, ए थारो प्रोब वुड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ द एयर इंडिया क्रैश। कहते हैं हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो पूर्ण श्रद्धांजलि होगी, वो ये है कि हम जो इसकी जांच है वो थारो हो, पूर्ण हो, गहन हो, उसमें किसी तरह की कोई पर्देदारी ना हो। पहली बात तो ये। तो सबसे पहले हम इस लेख को ही समझते हैं, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि देखिए घटनाएं होती रहती हैं, सारी बातें ठीक हैं। और बोइंग के बारे में वो ये कहना चाहते हैं कि बोइंग एक ऐसा जो विमान है, उसकी जो विश्वसनीयता पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से बना है ये पहली दुर्घटना बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि भारत में हुई है। ठीक है, ये इनका कहना है। और साथ में ये कहते हैं कि एक और घटना घटी थी 1990 में, वो थी A320 एयरबस थी। तो उस वक्त VP सिंह जो है प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह थे, तो उन्होंने टोटल 146 लोगों में से 92 की मौत बेंगलुरु में हो गई थी। तो उन्होंने फ़ौरन ग्राउंडिंग कर दिया, उस पर रोक लगा दी। तो कहते हैं कि इस तरह की कोई जल्दबाजी जो है वो अब ना दिखाई जाए। कारण ये है कि आगे फिर और भी बात ये करते हैं कि जो इट विल नॉट बी द इंडियन गवर्नमेंट अलोन दैट decides the course of the investigation. Representatives of India's Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Boeing, and the USA's Federal Aviation Administration are likely to be involved in the probe. Officials of the US National Transportation Safety Board could also be a part of the investigation committee. That also means the probe could be a long drawn out affair, but we should be patient. तो वो ये कहते हैं कि भारत कोई अकेला इसकी अब जांच नहीं करने वाला,
तो जो जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनके उन्होंने नाम बताए हैं और साथ में ब्लैक बॉक्स वो कहते हैं मिल चुका है। लिहाजा अब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो इसमें कोई पर्देदारी नहीं रहेगी, क्योंकि अकेला भारत नहीं कर रहा, कोई लुक छुपाव नहीं होगा। वहीं राजीव प्रताप रूड़ी साहब हैं, ये पायलट भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता रहे, एक टाइम में मंत्री भी रहे। आज सभी हर कोई स्तब्ध है कि किस तरह से क्या हुआ होगा। बर्ड हिट की भी बात की जा रही है, दूसरी तीसरी, लेकिन जो कुछ भी सैबोटेज की भी बात हो रही है, जो कुछ हो गया, जो कुछ भी तथ्य और हकीकत सामने आएगी वो वक्त बताएगा। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहना है जो भार्गव साहब हैं, जितेंद्र भार्गव जी, इन्होंने साफ ही कहा है कि अगर हम सच में ही सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें इस प्रोब को, जो गहन प्रोब होने वाली है, वो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। किसी तरह की अटकलें या कोई भी किसी तरह का ऐसा प्रचार ना हो जो कि वो है, क्योंकि आज देखिए कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो विमान से यात्रा करते हैं, और देखिए जो घटित हुआ है उनके लिए तो हमारा खेद व्यक्त है, उनके संवेदनाएं हैं उनके प्रति, क्योंकि कहना आसान है, जिसके घर से कोई जाता है वो दुख और वो दर्द, वो चोट उसे जितनी पहुंचती है हम लोग दूर से एहसास तो कर सकते हैं, लेकिन वो जितनी पीड़ा वो सह रहे होंगे उनको सहन करना नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो गुजरात के पूर्व मंत्री सीएम रहे रूपाणी साहब, ठीक है जी, विजय रूपाणी होपफुली, तो वो भी इसी विमान में थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ये भी बहुत दुखद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो नाम वो हैं जिनको कुछ लोग जानते हैं सब, तो अदरवाइज जो वो लोग जो आम जन थे जो जा रहे थे 242, उनको तो कोई जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिनके घर में भी वो उनका सदस्य गया है वो हमेशा के लिए इस यात्रा को कभी नहीं भूल सकते, ना इस विमान दुर्घटना को भूलेंगे। लेकिन भविष्य में जो भी लोग विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में इस प्रकार विमानों में जाते हैं, हम उनके लिए ऐसा कोई ना घटना घटे, उनके लिए हम सबके लिए हम दुआ मांगते हैं। हमारी गुड विशेज़ हैं कि उनकी यात्राएं सफल हों और इन दुर्घटनाओं पर कैसे रोक लगे, कैसे कम हो और ऐसे ना हो, इस पे हालांकि जो आजकल तकनीक आ चुकी है वो बहुत एडवांस है, ये भी मानना होगा। तो घटना स्थल पर जो दौरा करने वालों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, होम मिनिस्टर अमित शाह गए और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ये भी गए। किस तरह से गए हैं, क्या हुआ, वो तो अलग आप देख लीजिए, लोग क्या क्या कहते हैं उनके बारे में, हमारा उसमें नहीं है कि भाई वो औपचारिकता उन्होंने कैसे पूरी की, वो अलग बात है। हम तथ्य आधारित बात करने थे। हाँ, एक बयान जो है अमित शाह जी ने दिया है कि ये एक्सीडेंट था, रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंट ना रेल का रुकता है, ना परिवहन का रुकेगा, ना विमानों का रुकेगा। सवाल तो ये है होम मिनिस्टर साहब, राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया, वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया कि नियंत्रित कैसे किया जाए। शायद इसीलिए ये जांच जो है होगी, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे, उसका नियंत्रित किया जाए। चलिए, बरअक्स इसके हम एक बात और करना चाहते हैं कि देश आम जनता के लिए ये तो एक्सीडेंट है जो नहीं रुकता। अब सवाल ये है कि सरकार का दायित्व है आम जनता का विश्वास जीतना, आम जनता को समृद्ध और कहते हैं जिसे और स्वस्थ रखना। ये सारी बातें हैं। महंगाई रुक सकती है, बेरोजगारी रुक सकती है, स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है लोगों का, शिक्षा का क्षेत्र उसमें सुधार आ सकता है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आ सकता है ताकि रोजगार मिले। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं। वो अब उनके लिए क्या विकल्प है, वो कैसे पूरी होंगी, यहाँ सवाल ये उठ जाता है।
तो खैर, आज के वीडियो में हम अपनी फिर एक बार पुनः अपनी संवेदनाओं के साथ ये आपको बता रहे हैं कि जिनके परिवार के भी लोग गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना, और ऐसी भविष्य में ऐसी दुखद ऐसे हृदय विदारक जो घटनाएं ना घटें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सभी से यही है कि भाई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत निर्णय निकाल देना या किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना वो ठीक नहीं होता। ठीक है, एक पत्रकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और पत्रकार का अगर हम उद्देश्य है तो वहाँ पे हमें महात्मा गांधी जी की याद आती है कि समाचार पत्र का एक उद्देश्य है, वो क्या है? वो है जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन पर उनके सामने व्यक्त करना। दूसरा है जनता में वांछनीय भावनाओं को हमें जगाना है। सार्वजनिक दोषों को निर्भीकता से हमें प्रकट करना है, ये भी है। और दूसरा क्या, अब सवाल ये है कि हमारे देश में फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया है? शायद नहीं है। और जहाँ जिस देश में फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होता, उस देश में खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, एक संवाद और संवाददाता मेरे पास किताब है, राजेंद्र जी हैं, लेक्चरर, वो थे पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब में, उनकी लिखी हुई किताब है। तो उनमें एक जगह वर्णित ये किया गया है। तो ये हमें समझना होगा कि दायित्व किस तरह से प्रेस को भी निभाना चाहिए। और वो एक बात और भी कहते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका में प्रेस स्वतंत्रता का जो सिद्धांत का मूल तर्क है वो यही है। ठीक है, वो है झूठा प्रचार, निराधार प्रचार जो है यह उन्हें हर हालत जो है वो प्रोपेगेंडा जिसे हम कहते हैं, वो उन्हीं हालात में काम करता है जब प्रेस स्वतंत्र ना हो। ठीक है, उस प्रेस को स्वतंत्र रखने के सिद्धांत पर ही ब्रिटेन और अमेरिका में ये काम होता है। वो वहाँ की प्रेस इतनी जो है वो बंधी हुई, या एक जिसे कहते हैं कि एक जैसे यहाँ तो गोदी मीडिया करके बहुत होता है, वहाँ पर शायद ऐसा नहीं है। ठीक है जी, तो हमें समझना ये है कि प्रेस को फ्री और इंडिपेंडेंट रखने के लिए लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।